पाव लेके घूम रहा है। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी धुल गई, ना जाने क्यों। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से। रिकॉर्डिंग ऑन है, देखो कहाँ चढ़ गई। देखिए पाव लेकर के ना मुंह में घूमे जा रहा है, इसको खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि मुझे पूरा पाव कैसे मिल गया। अभी तक तो टुकड़े टुकड़े देते थे। कह रहा मैं भी तुम्हारे साथ पूरा पूरा खाऊंगा। ए, ये रस्सी भी हटा, ऊपर टांग दे रस्सी। देखो अब अब उनका झगड़ा हो गया। फोन टोनी विंस। अरे वो टोनी को काट रहा था। देखना ठीक है, थोड़ा ही देखे। और तो दोस्तों अभी एक पाव के पीछे यहाँ पर गृह युद्ध हो गया। यूकी को पाव दिया था और टोनी ने उसको दे, यूकी को और दे। यार वो इतना पुराना है, सीनियर है, तुम उसके होते हुए उसके सामने पूरा पाव किसी और को दोगे, कहाँ से बर्दाश्त करेगा। मैं नहीं खा रहा, मेरा एक से पेट भर गया। मेरे हिस्से का पाव तुम टोनी को दिया। देख वो डोरा आ रही है, उसको पत्ता गोभी दे दे, वो नहीं तो मारेगी चोंच प्लेट में। इसके वो लगाया था दोबारा दवाई। देख इसके कान, स्किन तो अब इसकी रेड नहीं है, पर वो नहीं कान पे से ड्राइनेस भी खत्म हो गया। एक ही बार दवाई लगाई है, एक बार और लगानी चाहिए। वो जो ऑयल तूने घोला था वो क्यों नहीं लगाया? वो तो लगाया ना, जो बीटाडीन है वो चेस्ट पे प्रेस करने वो नहीं लगा। हो गया काम तुम्हारा तो। लाल सुर्ख आंखें। क्या हुआ, हक मार लिया तेरा टोनी ने? यहाँ भी आ गया। ये देख कुत्तों, ओ कुत्तों। कल ही मैंने एक रील देखी थी कि एवरी गोवंस हाउस, उसमें वो लेडी आंखें लाल लेके बैठी थी। गोवा में फैल रहा है ना ये बहुत, दिल्ली में भी फैल रहा है, बारिशों में फैलता है ये। अरे तू टोनी की जगह पे बैठा है, इसीलिए तो टोनी गुस्सा हो रहा है। हाँ बोल रहा टोनी, बोल रहा। तू इधर आ जा, तू इस तरफ आ जा, यहाँ आ जा तू। टोनी किसी को तो खाने दे। अच्छा ये मुर्गे मुर्गियों के साथ क्या इनको इनकी फेवरेट चीज भी अगर आपने बड़े साइज में दे दी ना नहीं खाते तो नहीं खाएंगे ये, मतलब उनको मालूम है कि जाएगी नहीं।
गले में जाएगी नहीं, मतलब ये जैसे मैं काजू का टुकड़ा दूंगा तो खा लेंगे, साबुत काजू दूंगा ना उस पर चोंच मारते रहेंगे फिर छोड़ देंगे उसको, और टुकड़ा दूंगा जैसे ही तो तुरंत उसके ऊपर लपक के आएंगे। ट्राई करते करते इतने इतना टाइम नहीं है अपने पास। नहीं, अपने गले के साइज से बड़ा नहीं खाते। हम्म। अब इंसान थोड़ी है कि अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा कमाएंगे। ज्यादा मत दी टोनी को, इन सबके आजकल पेट खराब चल रहे हैं। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी धुल गई। ये गाने के बोल मेरे ख्याल से गुलजार गुलजार ने लिखे होंगे, ऐसे गाने वही लिखते हैं। मेरा कुछ सामान लौटा दो, और गाने के बोल देख कि बारिशों के पानी से, छोटी सी कहानी में बारिशों के पानी से सारी वादी धुल गई। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, वो पत्ते इतने साफ सुथरे, इतने हरे दिख रहे हैं, एकदम साफ सुथरे, जैसे वो करण जौहर की मूवीज में दिखते हैं हरियाली। तो मैं कहा धुल गए हैं ये सब हाँ। बारिशों से। पहाड़ देखना कितने क्लियर दिख रहे हैं, साफ सुथरे। और यही गर्मियों में देखिए थोड़े थोड़े से ग्रे कलर के हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे, ब्राउन ब्राउन से दिखने लग जाते हैं। धूल बहुत है ना। देखो पीछे खड़ी है, देख रही है, उसको भी पत्ता गोभी दे दे, ऐसी लारे टपक रही है। कैच। कभी तुमने सोचा था कि तुम गोवा में ऐसे घर में बैठोगे, तुम्हारे पीछे एक मुर्गी होगी, सामने 3 कुत्ते होंगे? शुरू में जब टोनी आया था तभी लगता था कि हमारे घर में कुत्ता घूम रहा है। एक तो ये लगता था कि कुत्ता घूमता तो रोड में देखा है, अब घर में घूम रहा है। अब तो कुत्ते ही कुत्ते हैं। छीन ले मेरे पता हाथ नहीं से, लोगों छीन। ने कुत्ता एक गाली के तौर पे यूज हाँ, किया है, जबकि क्यों? कुत्ता तो एक क्वालिटी है यार, मतलब है? हम किसी को घोड़ा गाली थोड़ी देते हैं। गधा देंगे, कुत्ता देंगे, सुअर कहेंगे। नजर सुअर की हो तो कूड़े में कूड़ा भी बिरयानी लगता है। हमें वो कूड़ा दिख रहा है, वो देखो पूरा सना पना पड़ा कीचड़ में गंदगी में पड़ा होता है। वो कहता मैं तो इस समय हमाम में हूँ, मैं तुम तो जो मजा, जकूजी ले रहा हूँ, तुम जो सोचना है सोचो। ये भी क्वालिटी होगी कि जिन जो हम कहते हैं कि दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। जानवर तो परवाह करते नहीं ना, उनको तो मालूम ही नहीं कि परवाह होती क्या है। उनको इतना मालूम है कि जिंदा रहने की टेक्निक इनको सारी नेचर ने सिखा के भेजी है, कहाँ पर चापलूसी करनी है, कहाँ पर डिफेंसिव होना है। सुबह सुबह कोयल खूब शोर मचाती है। कोयल है, एक एक ऐसी बर्ड है जो रोज सुबह पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, मतलब शुरू से होगी, नोटिस मैंने अभी किया होगा। हमारे घरों में एक बेल होती है, टी 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 ऐसे दबाएंगे तो खूब बजती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। वो बिल्कुल उसी की आवाज है, बिल्कुल। यार यहाँ कौन बेल बजा रहा है, वो उसी की आवाज है, टी 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 टी। एक बर्ड के। एक दिन रात को मैंने सोना को बोला, मैं कहा सोना देखिए बाहर कौन बच्चा घूम रहा है। हाँ, बच्चों की वो सैंडल होती है ना, उसमें सीटी लगी होती है, चलते तो आवाज आती पी पी पी। हाँ। 8 बजे के आसपास की थी, अंधेरा हो चुका था। मैंने कहा कौन बच्चा घूम रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, इसको देख बता। तो कह रही कोई भी नहीं है। मैंने कहा पर ये देखने कि इसको चलने की आवाज आ रही, सीटी की आवाज आ रही, कौन किसका बच्चा, मतलब यहाँ कहाँ से आ गया। मैं कहा शायद इनके यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह आया होगा। कह रही पापा नहीं वो कोई बर्ड है। फिर मैंने कहा हाँ यार ये तो बर्ड के आवाज है।
एक बार नहीं आती है उसके बाद लगता है पूरा ट्वीट ट्वीट हाँ, वो ट्वीट। ट्विटर वाली वो जो ट्वीट है वो वैसे ट्वीट 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 करती है वो। डोडो की बांग रुकती नहीं है, ये बांग देती नहीं है, मतलब फीमेल बांग नहीं देती है। उस बेचारे का ताज झुका हुआ है, इसका देख कैसे खड़ा है एकदम खूंखार। तुम देखा वो ड्रैगन वाले हेलमेट आते हैं, उसके मॉन्स्टर वाले हेलमेट, उसके ऊपर ऐसे वो होता है, वैसे है बिल्कुल इसकी कल की। और ये उससे ज्यादा हिम्मत वाली है। हम्म। ये भी साल भर की होगी ना? डोडो तो हमारे यहाँ के साल भर का हो गया। अभी कल किसी ने लिखा था किसी वीडियो के नीचे कि आपके वीडियो में जो पक्षियों का साउंड आता है ये बहुत अच्छा लगता है। वो इसी वजह से तो हम भी यही हैं। हमारे ये जो चाय वाय वाले वीडियो या ये जो नदी के किनारे बैठ के कई लोग उसमें बोलते हैं हमें भी गोवा आना है, हम भी गोवा शिफ्ट होंगे। अब मैं क्या बताऊं उनको कि आप लोग नहीं शिफ्ट हो सकते, और अगर हो गए तो थोड़े दिन में वापस चले जाओगे। आपको लग सकता है देखने में बड़ा आसान है कि गोवा के लायक की सोच होगी, आप गोवा में रह लोगे। अगर आपकी सोच गोवा के लायक नहीं है और आप इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हो तो ये तो दुखी हो जाएंगे, इनको तो कमियां दिखेंगी। 4 महीने बारिश। अब हमारे यहाँ लाइट, हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, हाँ। हमारे घर में एसी नहीं है, ये इस तरह की जिंदगी जिएंगे नहीं। ये आके अगर फ्लैटों में रहेंगे, सिटी में रहेंगे तो कोई फायदा ही नहीं। तो ये कोई और भारतीय अगर भी। ये ऐसी जगहों पे रहोगे तो फिर आपको कभी लाइट भी जाएगी, और अगर आपने फिर सारी सुख सुविधाएं भर ली तो फिर आपके लिए काहे का गोवा। वो अभी अगर मान लो अंदर एसी चल रहा होता, हमारा बाहर बैठने को मन नहीं करता, क्योंकि एसी में गर्मी एक अलग लगती। मजा आ रहा था। हाँ। वो सुबह आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। वो बच्चे कई बार सोना भी रहा तो कह रही मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा बाहर बैठूंगी। मैं यूँ करी बाहर ठंडा भी नहीं, अगर नहीं अभी उनको फीवर था तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक के आओ बस। बाहर जाते रात को तुम कहते ना इतना टाइम कैसे लग गया, इन दोनों को ही मन नहीं करता अंदर आने का, कहते भी थोड़ी देर और चलते हैं, थोड़ी देर चलते बैठे रहते बातें करते रहते। वो देखो ना, यहाँ नेटवर्क नहीं आते। इसका फायदा ये है कि आप बाहर फोन नहीं लेके जाते, हाँ। और बाहर ज्यादातर आप वक्त जो है वो अपने साथ बिताते हो, पेड़ पौधे जानवर इन सब की बातें करते हो। नेटवर्क कम होने की वजह से यहाँ पे हम रेडिएशन का भी असर हम पे कम होता कम है। होता, सही बात है। एक बार सोना को बुलाना। सोना, इधर आ। ये कहाँ से लाया इतना बड़ा पाव? इसी का होगा, वही टोनी छोड़ के आ गया ना, बटर नहीं था ना उसमें, इसीलिए पाव बच रहा है क्योंकि इसमें बटर नहीं है। बेटा ये रख दे अंदर, जरा टिश्यू पेपर दे। तुमने चाय भी पी ली? हाँ। मन ही नहीं कर रहा होगा। आँख में दिक्कत हो रही है। तुम्हारी नजरें खराब है, नजरें। नजरें खराब है। मेरी नजर खराब है, तुम्हारी नजरें खराब है। बस 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 थोड़े ही चाहिए। ये तेरे आंखों में दवाई डालने की वजह से हुआ है। 2 दिन से दवाई डाल रहा हूँ, कल ही मैंने वो दवाई डालते टाइम तेरी आंख को टच किया था। बस इसलिए हो गया। चलो एक में ही हुआ, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे को लाइफ में पहली बार हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। जिंदगी में हर चीज पहली बार ही होती है। लोगों को कैंसर भी पहली बार ही होता है। अच्छा। कैंसर ठीक होने का दोबारा भी होता है किसी को? पता नहीं। ये तो अमीरों की बीमारियां मानी जाती थी हाँ। पहले, हार्ट अटैक। हाँ। मतलब हमारे बचपन में हम लोगों ने मूवीज में देखा होता था कि एक अमीर आदमी जो कोट पैंट वगैरह पहन के कोई रोल अदा कर रहा है, हीरो का बाप है या हीरोइन का बाप है या कुछ, उसको हार्ट अटैक आ गया हाँ मूवीज सुबह में ही से। सुना था बस। और उसमें किसी भी मूवीज में कभी भी किसी मिडिल क्लास आदमी को हार्ट अटैक नहीं देखा हमने।
तो हमें मालूम, हम मतलब मजाक में भी जैसे डैडी वगैरह भी ये बात करते थे कि अरे ये तो अमीरों की बीमारी है, हार्ट अटैक, कैंसर, ये हम लोगों को कहाँ होना, और बात सच थी, मिलते भी नहीं थे। और आज देखो हर लोग के बुक्के को हार्ट अटैक आ रहा है। बीपी होना, हाँ, बीपी, ये सब अमीरों की अमीरों की बीमारी थी, बीमारी। बीपी, शुगर। हम मिडिल क्लास तो इसका गरीबों के मजाक घुटनों उड़ाते में थे। दर्द हो रहा है, घुटने एड़ियों में दर्द हो रहा है। गरीब की क्या एड़ी फटी, ओए पीछे, एड़ी फटी हुई है, हाँ। उसको लूज मोशन लग गए हैं, यही उसकी बीमारी है। पर आजकल पर सही बात है, क्योंकि किसी को भी। कैंसर के जो, जिन चीजों से कैंसर होता है, वो चीजें आज आप यूज ज्यादा कर रहे हो। अब मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे हम पानी की बोतल कभी खरीदी नहीं हमने जिंदगी में। डायरेक्ट नल हम का ये कहते पानी। थे कि यार ये पानी की बोतल अमीरों के चोचले हैं, हाँ। अमीरों के चोचले हैं। पर आज आप पानी की, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हो, आप कोक पीते हो, ये सब चीजें प्लास्टिक की बोतल में आती हैं। और प्लास्टिक की जितना मर्जी आप रूल लगा लो, नॉर्म्स लगा लो, ये जो हम चाय पीते हैं, अभी तो अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ना, तो तुझे मालूम वो छोटे से प्लास्टिक के कप आते थे, हमने भी तो कितने सप्लाई किए हुए हैं, डिस्पोजेबल जो आता है। डिस्पोजेबल कप। वो सब घटिया क्वालिटी के होते थे, मतलब एक सेकंड क्वालिटी के प्लास्टिक से बने हाँ। हुए हैं। ये देखो गवर्नमेंट की नीतियां देखो, गवर्नमेंट ने कभी तो वनस्पति घी को बढ़ावा दिया, टीवी बढ़ावा में दे। ऐड चलाई, डालडा, वनस्पति घी। फिर रिफाइंड लाए तो उसकी कमियां बताई। नहीं, अब तो WHO में लिख के दिया है इन्होंने कि भी हम हम्म। इसकी वनस्पति घी को कम करेंगे उत्पादन, और इसको धीरे धीरे खत्म करेंगे। क्योंकि पहले लगा कि ये सब क्या हुआ, आबादी एकदम बड़ी तेजी से, तो इन्होंने यूरिया डाल डाल के खेतों में से सब्जियां उगाई। अब इतना अनाज कहाँ से उगाओगे? ऑर्गेनिक तरीके से अनाज की क्वांटिटी कम उगती है ना। फल जो है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फल चाहिए तो आपको उसमें केमिकल डोज करना ही पड़ेगा, चाहे यूरिया या कुछ भी, जो भी इन चीज़ों में यूज़ होती होंगी चीज़ें। ज़्यादा उत्पादन दो ही सूरत में आदमी करेगा, एक तो डिमांड है इसलिए, और वो लालची है इसलिए। हाँ। तो वो दोनों ही कारण है। तो इस चक्कर में हम लोग जो फल फ्रूट खा रहे हैं उनमें केमिकल, जो केमिकल। सब्जियां खा रहे हैं उनमें केमिकल, अनाज खा रहे हैं वो खेतों में जो उग रहा है वो, अब खेत, अच्छा खेतों में कहते हैं अगर एक बार आपने यूरिया वगैरह डाल दिया वो खेती। तो 10-15 साल लगेंगे उसको खत्म होने में। और उतना टाइम किसी पे होता नहीं है। वो ऑर्गेनिक बन ही नहीं पाएगा ना। और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक उगाते हैं वो उसको महंगा करके बेचते हैं कि भाई वो तो ऑर्गेनिक है। तो साइकिल जर्नी के दौरान मैं वो कनेरी मठ में जब रुका था, कोल्हापुर से आगे 20 किलोमीटर आगे कनेरी मठ, सिद्धगिरी आश्रम, तो उसमें वो जो आश्रम के गुरुजी थे उन्होंने एक आदमी को भेजा, वो बाइक लेके आया और मेरा रूम उसने नॉक नॉक किया, कह रहा जी आपको सिद्धगिरी आश्रम घुमाना है, गुरुजी ने बोला है, तो आप बाइक पे चलो मेरे साथ, साइकिल आप यहीं रहने दो। फिर उसने बाइक पे मुझे दिखाया सारा कि भी हमने इतने गाँव को अपने आश्रम में मतलब साथ टाई अप किया हुआ है, ये गाँव के सारे लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। मैं कहा इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो कह रहे हमने इनको बोला कि ऑर्गेनिक उगाओगे, और एक रेट, हमने एक एवरेज रेट सेट कर लिया है कि अगर रेट उस सब्जी का नीचे जाएगा तो भी हम उस रेट पे पैसा देंगे, ऊपर जाएगा तो भी हम उस रेट पे पैसा देंगे। वो रेट वो है जो उनको मतलब नुकसान ना हो, एक प्रॉफिट ठीक ठाक मिल जाए। तो मैंने कहा वो जब तुम ले रहे हो इनसे मार्केट रेट से ऊंची सब्जियां, तो वो कौन खरीद रहा है, तुम बेच कहाँ रहे हो? कह रहे जो इस आश्रम के जो भक्त लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन लोग, वो लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑर्डर देते हैं और हम ये सब्जियां उनको देते हैं, और वो लोग रेट को लेकर के कभी नहीं, हमारा सिंपल सा उसमें कुछ पता नहीं 7 रुपए पर केजी या 8 रुपए पर केजी ऐसा कुछ कुछ तो डिसाइड मार्जिन है। चाहिए। हाँ। हाँ, कि जिसमें उनका खर्चा था। तो वो किसानों को कहते हैं शर्त ये कि ऑर्गेनिक उगाओगे। हाँ। फिर उन्होंने मुझे अपनी गौशाला दिखाई, उसमें दुनिया भर की मतलब देसी गायें और वो सब दिखाया, वीडियो पड़े हुए सारे। फिर उन्होंने मुझे एग्रीकल्चर अपना वो खेत वगैरह दिखाया, वहाँ पे कृषि वैज्ञानिक, वो जो क्या होता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, डॉक्टर जो होते हैं वो थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। मैंने कहा यार ये अगर इतना ही हेल्पफुल है और इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उन्होंने बोला हमारे पास एक मॉडल है 1 एकड़ का मॉडल, कि 1 एकड़ जमीन में आदमी जो किसान है वो रोटी पानी खा के साल का 1 लाख रुपए बचा लेगा, मतलब पूरे खर्चे पानी निकाल के 1 लाख रुपए प्रॉफिट होगा 1 एकड़ जमीन से। तो वो मॉडल उन्होंने समझाया मुझे, कह रहे शर्त ये है कि 1 एकड़ जमीन, 1 या 2 देसी गायें, और किसान को खेत के अंदर ही अपना घर बना के रहना होगा उस 1 एकड़ के अंदर ही। तो उन्होंने बोला, बताया कि हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि कुछ तो होगी वो डेली क्रॉप, मतलब जो सब्जियां हैं
कुछ ऐसी होंगी जो साल में आएंगी उनको बेचने वाली, तो साल वाली तो उसका प्रॉफिट होगा और डेली वाले से वो अपने एक्सपेंस निकालेगा। गाय के, देसी गाय के गोबर से ही खाद बनाएगा, वही खाद यूज़ होगी और उसके दूध को वो अपने लिए भी यूज़ करेगा और एक्स्ट्रा दूध को वो सेल करेगा। ऐसे करके उन्होंने एक मॉडल बनाया था, मुझे पूरा उन्होंने समझाया था। में कितना दूध आएगा, कितना पर केजी वो बेच सकते पर हैं। चक्कर क्या है ना कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है हम्म, कि आप पूरी नहीं कर पाओगे। ऊपर से लोग शाकाहारी और वेगन का झंडा लेकर के खड़े हैं। ये शाकाहारी वेगन की बात करने वाले हिंदुस्तान में क्यों पाए जाते हैं हम्म, ज़्यादातर? ये सर्बिया में जाकर इनको बोलो कि वेगन का पाठ पढ़ाए। जब -डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ पे बर्फीले पहाड़ है, वहाँ खेती नहीं होती है, वहाँ के जाके इंसान को बोलो कि यार मांस खाना पाप है, वेगन खाओ, वो डंडा उठा के सिर पे मारेगा, कहेगा चल मैं तो खा लूंगा, तू मुझे खिला तो सही। कहाँ से खिलाएगा? यहाँ पे जगह ही नहीं है कनाडा उगाने। के, कनाडा की कितना बड़ा हिस्सा बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ है। हम कैसे यहाँ पे उगाएंगे? औषधियाँ और जड़ी बूटियों की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास कृषि प्रधान देश है, हमारे पास ये हरियाली भरे पहाड़ है। संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय भेजा गया था उनको, वहाँ सर्बिया नहीं भेजा गया था हनुमान जी को सर्बिया में जाके लेगा ना, वहाँ मिलती नहीं है, इसलिए उन्होंने एलोपैथिक का आविष्कार किया। अगर जड़ी बूटियां होती तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से ना क्या बोलते, प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत अच्छे बनाना। लगते हैं, हाँ। अच्छे भी लगते हैं। आप रेगिस्तान के अंदर आप हिजाब पहन रहे थे कि भी धूल मिट्टी से बाल और आंखें बचे, चेहरा बचे, गर्मी वाली लू, जो गर्म हवाएं हैं उनसे झुलसने से बचे, इसलिए आपने हिजाब पहना। सेम चीज़ राजस्थान में भी औरतों ने घूंघट पहने और मर्दों ने सिर पे पगड़ी रखी, क्योंकि हीट इतनी आ रही है, 50 डिग्री, 40 डिग्री सर हीट, को बचाना। 48 डिग्री हीट, कैसे चलोगे आप? और आज वही आदमी जब कनाडा शिफ्ट हो जाता है तो भी वो यही पहन रहा होता है। तो हर चीज़ देश काल परिस्थिति के हिसाब से लगती है। आपको शाकाहारी का भाषण आप वहाँ दो जहाँ पर फल सब्जियाँ उपलब्ध है। आप ये कहोगे जी वो आदमी गलत है जो मछली पकड़ के खा रहा है, हम्म, अब उसको आप देखने में तो बड़ा अजीब लगता है कि यार एक मछली, एक जीव को आपने खाने का लालच दिया और वो खाना खाने आया और आपने उसको पकड़ लिया, वो ये तो गुनाह है। पर अगर वो मछली नहीं खाएगा तो फिर उसको आप सब्जियां ला के दो, वो कहेगा यार हमारे यहाँ पे आबादी इतनी है, सब्जी कहाँ उगाएंगे? और फिर अनाज उगाने के लिए भी तो आपको पेड़ काट के खेत समतल करने ही पड़ेंगे ना। तो हर नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल जो है ना वो जगह के हिसाब से अच्छे लगते हैं, कहाँ मांस खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। एक आदमी जिसको आराम से अवेलेबिलिटी है फल सब्जियों की, वो बैठ करके भाषण दे रहा है कि यार वीगन बनो, शाकाहारी बनो। उसको पूछो ना, दुनिया में 8 अरब की आबादी है, सबको शाकाहारी बना दिया तो इतना अनाज कहाँ से लाओगे? और जो साइकिल बना हुआ है कि ये जानवरों को, क्योंकि इतनी इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी नहीं, उसका। वो चलो बढ़ेगी घटेगी, वो तो फिर नेचर भी बैलेंस करता है, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप हम्म, या तो अपनी आबादियों को नियंत्रित रखो। हम्म, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपके पास संसाधन कम बढ़ रहे हैं, आप संसाधन नहीं। संसाधन के लिए फिर पहाड़ काटोगे, उसमें भी तो जीव जंतु मरेंगे। देखो जिसके पास फल सब्जी अवेलेबल है वो खाए। हाँ, आप दूसरे को भाषण नहीं दे सकते ना, उसको गिल्ट एहसास नहीं करा सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका दिल नहीं कर रहा तो आप दूसरे को गिल्ट का, जो कर खा रहा है उसको वो देखो मत जो करो। खा रहा है उसके पास भी कारण है, हाँ। जो नहीं खा रहा है उसके पास भी ना खाने के कारण है। हम्म, और इनमें से जो, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल है ना, आप दोनों को सुनोगे, दोनों की बातें सही लगेंगी, यार क्या बात बोली। मैंने एक बार जाकिर नाइक को सुना कि ये क्या कहता है हम्म, मांस खाने के ऊपर। जाकिर नाइक कह रहा है कि देखो यार, ये जो दांत है हमारे चोंच वाले, ये हड्डी को, मांस को नोचने फाड़ने के लिए बने हैं। अगर हमारी बनावट ऐसी नहीं होती तो हमारे को ये कुदरत दांत क्यों ऐसे दिए क्यों देते। जाते? और हमारे पेट में बड़ी आंत भी है, छोटी आंत भी है, ताकि हम मांस को भी पचा सके। और बात भी सही है, इंसान मांस सदियों से खाता आ रहा है, बल्कि सबसे पहले तो उसने आदि मांस मानव में, खाना ही हाँ। शुरू किया ना। हम्म, अनाज तो उसने 10,000 साल पहले उगाना शुरू किया, शुरू से तो वो मांस खा रहा था, फिर वो फल खाने लगा और फिर जा करके वो अनाज पर आया। तो जाकिर नाइक की बात सही लगी। फिर रामदेव को सुना एक दिन कि शाकाहारी क्यों खाना चाहिए, होना चाहिए या क्या। तो उसने बोला कि देखो जी, जो जानवर जबान से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो होठ से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे हिरन, गाय, बकरी, ये सब होठ से पानी पीते हैं। बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीते, ये सब जबान से पानी पीते, जीभ से।
ये सब मांसाहारी होते हैं। तो यही इंसान होठ से पानी पीता है, इंसान जीभ से तो पानी पीता नहीं। तो हम बने हैं शाकाहारी के लिए। यार ये भी ये बात बात सही लगी। सही है। क्योंकि तभी तो दोनों ठग हैं, तभी तो दोनों मैनिपुलेट कर पाते हैं। दोनों अपने अपने देखो हिसाब से ढूंढ लिया। ठग है नहीं है एक बार को, चलो वो भी हम नहीं कह सकते कि हमारा कोई डायरेक्ट दोनों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए ठग कहना तो मैं नहीं ठीक समझता। पर दोनों के पास कुछ तो पावर है कि 10-10 हजार 1-1 लाख लोगों की भीड़ को रोक करके बैठे हुए हैं, लाखों लोग उनके फॉलोवर है और वो भाग नहीं रहे हैं इधर उधर। तो दोनों के पास कम्युनिकेशन स्किल है। जो जाकिर नाइक को सुनते हो कहते हैं यार बात सही है, लॉजिक सही है। जो रामदेव को सुनते हो कहते हैं बात सही है, लॉजिक सही है। सही बात है। तो ये भी गारंटी है कब पलटी मार जाए पता नहीं। मैगी को गाली देते देते मैगी बेचना शुरू कर दे, जीन्स का मजाक उड़ाते तो उड़ाते जीन्स बेचना शुरू कर दे। मूर्ख इंसान सदियों से मूर्ख बनता आया है और बनता रहेगा। जब तक मूर्ख रहेंगे धूर्त राज करेंगे, ये चाणक्य ने कहा था। बहुत लॉजिक तर्क होते हैं। ऐसे ही आप फिलोसफी पढ़ने जाओगे ना, दो विरोधी दो विरोधी फिलोसफर को भी पढ़ोगे ना, दोनों की बात आपको सही लगेगी। कंफ्यूजन वहां होगा किसकी बात कौन सी सही है, किसकी कौन सी गलत है। इसलिए अक्लमंद होना बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत का काम है। फिलोसफर तो बहुत बड़ी बात होगी। जो पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं उनको सुनो, जिसको सुनो वो लगता है कि यार भाई इस बात तो हाँ सही कह रहा अभी है। पार्लियामेंट में वो कौन सी अभी बहस चल रही थी अविश्वास पत्र के ऊपर। प्रस्ताव, जो अमित शाह को सुनो तो आपको लगे यार वाकई में वैलिड लॉजिक है। हाँ, आप राहुल गांधी को सुनो तो आपको लगे यार वाकई में वैलिड लॉजिक है, रीजन जबकि दे रहा है। दोनों अपोजिट है। हाँ, आप स्मृति ईरानी को सुन लो तो वो तो ऐसे जोश के साथ और अपने तर्क देती हैं कि भी ऐसे लगे यार क्या बात बोल दी यार, मजा आ हाँ, गया। ऐसे सुषमा अगर बातों से रियलिटी मैच करती हाँ। तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू को देश का राष्ट्रपति होना चाहिए था या प्रधानमंत्री होना चाहिए था, है ना। क्योंकि बात करना, ये लोग क्या करते हैं जो बातें ज्यादा करते हैं ना उनको सिर्फ आगे रखते हैं, प्रवक्ता बना देंगे, मीडिया को बाइट देने के लिए छोड़ देंगे। पर फैसले कामयाब तो इंटेलेक्ट के होंगे ना, ज्यादा बात हाँ, करने वाले के नहीं होंगे। कुछ लोग मिश्रित होते हैं, जैसे मैं ज्यादा बात भी करता हूँ मेरे फैसले भी सही हुआ। मैं गोवा में अपने फैसले की वजह से हूँ और साथ में बात करने की वजह से भी हूँ। तो मिश्रित भी होते हैं, कुछ लोग बात भी करते हैं, बेहतर वक्ता भी होते हैं और फैसले भी ले पाते हैं। जैसे गांधी जी बेहतर वक्ता नहीं थे, मतलब वो बहुत, उनकी स्पीच उनके भाषण अट्रैक्टिव नहीं थे बहुत, ऐसा नहीं कि वो, पर ये कि वैचारिक ट्रस्ट था लोगों का, बात में दम था तो लोग जुड़ गए। जैसे होता ना कि यार बहुत धमाकेदार, जैसे सिद्धू है। एग्रेसिव नहीं थे ना तो उनके वो बोल ही नहीं। एग्रेसिव के साथ में नहीं, एग्रेसिव ना भी हो, जैसे आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन है ये सब है, देखो कहाँ कहाँ से कितना शब्द निकाल के ढूंढ के लेके आते हैं निकालते। यार। और ये तो छोड़ो, आज ये जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है उनके पास हर बात के जवाब है। हर बात का जवाब है, कैसे भी जवाब देते हैं वो। वो कांग्रेस की वो देख लो, एक वो प्रेस रिपोर्टर थी पहले, वो 1 मिनट में सबकी बोलती बंद कर देती है। उधर से आप संबित पात्रा को देख लो, वो दुनिया भर की बातें सुनने के बाद जलील होने का तो फिर भी सबको जवाब दे देता है। तो और मतलब इन लोगों फंस ने, भी जाते हैं तो वहां बातों हाँ को निकल कैसे जाते हैं। मैनिपुलेट अरे कर इनकी देते हैं। सहन शक्ति देखो कि सामने सामने पब्लिक में लाइव डिबेट में भी झूठे साबित हो गए तो वहां भी मुस्कुराते घुमा, रहते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि अरे बेइज्जती हमारी तो हो गई। बेइज्जती हो गई, अब अगली बार हम नहीं। हाँ, उससे पूछ लिया था एक बार संदीप पात्रा से कि 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते, तुम तो 5 ट्रिलियन की बात करते हो, हाँ। बताओ जीरो कितने होते हैं। और वो बंदा पढ़ा लिखा डॉक्टर है पर नहीं बता पाया। तो ऐसा नहीं हुआ कि अगले ने संन्यास ले लिया, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हुआ, अगला बंदा फिर थोड़े दिन बाद किसी और डिबेट में बैठा हुआ था। और मालूम है संबित पात्रा ने जवाब क्या दिया था? जाओ राहुल गांधी से पूछ के आओ पहले कितने जीरो होते ये हैं। यही तो ये काबिलियत तो है कि पॉलिसी है। हाँ। फैलेसी का इस्तेमाल सदियों से पॉलिटिशियन और संत करते आए हैं। पहले पॉलिटिशियन करते थे पर अब संतों ने, धर्म गुरुओं ने करना इस्तेमाल कर दिया। ये बहुत गलत हो रहा है। पॉलिटिशियन तो करते थे कि प्रचार के टाइम पे कि देखो जी, अब उनके ऊपर इल्जाम लगा कि तुम्हारे राज्य में ये हुआ, तो कहते हैं देखो उसके राज्य में भी तो हुआ था। ये फैलेसी है। एलआईसी की फॉल्स। फैलेसी बोलते हैं, कोई फैलेसी बोलता है कोई फॉल्सी बोलता है, फैलेसी मेरे ख्याल से सही है। और पर अब धर्मगुरु क्या कर रहे हैं कि देखो उन्होंने भी ये किया है, हमें भी ये करना है।
ये अगर हमने ये हिंसा कर दी है तो उन्होंने भी तो इससे पहले इतनी हिंसा कर दी। अब ये आ गई, अब इसमें भीड़ आ रही है। पहले भीड़ फैलेसी में फंसती थी वोट देने के लिए, अब तो भीड़ मरने मारने के लिए फंस रही है। ये ज्यादा खतरनाक बात हो गई है। फैलेसी का इस्तेमाल अब इससे समझ ही खत्म हो फैलेसी जाती है। कितनी तरह की होती है। ऑथोरिटी फैलेसी होती है कि हमारे गुरु ने बोला है, बस खत्म कहानी, हमें नहीं जानना क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या सही है, किताब में लिखा है तो सही है। ऐसे ही फैलेसी में क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि यार फॉर एग्जांपल टमाटर महंगे हैं अभी, है ना, कितने चल रहे होंगे? 140 हाँ 150। मतलब 200 के आसपास अभी बड़ा वो चल रहा था। मान लो अब कोई आदमी ये बोलता है कि यार टमाटर बहुत महंगा चल रहा है, तो दूसरे आदमी को ये कहना चाहिए कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, टमाटर महंगा नहीं चल रहा है, या तू सच कह रहा है कि टमाटर महंगा चल रहा है। अब दूसरा आदमी क्या बोलेगा मालूम है? आज तुझे टमाटर महंगा दिख रहा है, तब नहीं तुझे मालूम था जब प्याज महंगा हुआ तो उनके टाइम पे। हाँ, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यार टमाटर बहुत महंगा हो गया है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो वो ये नहीं कह रहा है कि नुकसानदेह है या नुकसानदेह नहीं नहीं। है, टमाटर महंगा है या नहीं है महंगा। वो ये कह रहा है कि तब तू कहाँ था जब प्याज महंगा हुआ था। बात चल रही है टमाटर की, वो उठा लाया प्याज को, इसको बोलते फैलेसी। जैसे आपने बोला कि यार ये दंगे बड़े गलत है, अच्छा आज तुम्हें दंगे गलत दिख रहे हैं, 84 के दंगों में तुम कहाँ थे? अगर मान लो मैं आज बोलूँ यार मणिपुर में दंगा गलत हो रहा है, और कोई आके मुझे ये बोले यार 84 के दंगे में तू क्या था? भाई 84 के दंगे में मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। उस समय जो लोग थे उन्होंने उठा। उस समय जो लोग थे हाँ, उन्होंने बोला होगा। और दूसरा अभी की प्रॉब्लम पे बात हम करो अभी ना। की बात करें तो यही तो अभी चल रहा था कि वो बोल रहे थे कि भी मणिपुर में हुआ, तो वो सामने वाले कह रहे कि फिर राजस्थान में भी और हुआ, भी वहां भी हुआ। और ये फैलेसी से काउंटर करते हैं। हर गवर्नमेंट करती है, कभी कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। ये बहुत गलत चीज हो रही है। एक मॉब लिंचिंग है, एक भीड़ ऑर्गेनाइज करके क्राइम कर रही है, और एक जगह पर एक इंडिविजुअल क्राइम हो रहा है। आप दोनों को सेम नहीं मान सकते ना। भीड़ ऑर्गेनाइज कर रही है, इसका मतलब कि भीड़ ने नीति मान ली है कि ये क्राइम करना इस पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जायज है। हाँ, एक किसी ने, एक आदमी ने, 4 आदमी ने क्राइम किया, वो ऑन द स्पॉट वो इवेंट तो घट एक गया। क्राइम है, एक हाँ, नॉर्मल जैसे क्राइम होते हैं, वो क्राइम है, उस क्राइम के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर एक जगह पर खबर आ नहीं रही बाहर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, एक जगह पर कोई भी वीडियो बना के अपलोड कर सकता है। ये फर्क भी तो है ना। और दूसरा वहां पे जो घटना घटी है उस पे भी तो एक्शन हुए ही होंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक्शन देखो दोनों जगह कोई भी अब क्या बोले कि मेरे को हैरानी ये होती है कि लोग इतने ज्यादा पक्षपाती हो गए हैं कि औरतों को नंगा घुमाया गया। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई भी पार्टी होगी वो कहेगा कि यार जो भी गलत है। रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम्म, मुख्यमंत्री राजा होता है, स्टेट का राजा होता है मुख्यमंत्री। हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक देश थोड़ी है, गणराज्य है, हाँ, रिपब्लिक है। ये सब छोटे छोटे राज्य जो अलग अलग देश होते थे, उनको इनकी अलग करेंसी होती थी, इनकी अलग झंडे तक होते थे, वो सब मिला के बना हुआ। तो देखा जाए तो एक तरह से आज भी हम गणराज्य। हाँ हर, तो मुख्यमंत्री राजा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यार तेरे राज में एक बच्चे का खिलौना भी कैसे छीना गया। सही बात है। पर यहाँ तो तेरे राज में अगर किसी औरत को नंगा घुमाया गया है तो इसका विरोध होना चाहिए। इसमें इससे तो मतलब ही नहीं पड़ रहा ना कि वो किस पार्टी की गवर्नमेंट है। पर मैं हैरान ये हो गया कि लोगों की मानसिकता इतनी, क्या बोलते उसको, विकसित हो गई है कि बीजेपी के लोग बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये हरकत कांग्रेस में हुई हो या वामपंथियों की सरकार में हुई हो, किसी की भी सरकार में हुई हो, इससे फर्क क्या पड़ता। अगर ये घटना अगर केरला में होगी या मान लो कहीं किसी और पार्टी के राज्य में होगी, तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि यहाँ सही हो गया। सही तो बात है। वो गलत है यार। मतलब इतनी ताकत कैसे दी कि पुलिस के होते हुए, और पुलिस ही उनको सौंप रही है, मतलब पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये इसका कम से एटलीस्ट देखो, जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते। उनको कुछ उसका मैं बात अपोजिट कर रहा हूँ एक्शन पर। इंडिविजुअल व्यक्ति की राय की। हाँ, नहीं हाँ, मतलब मैंने बात करी ऐसे लोगों से इस मूवमेंट में, हाँ ये गलत तो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर देखो राकेश जी क्या करे यार, वो क्या है, आबादी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। जैसे मान लो किसी मुस्लिम के प्रति अत्याचार हुआ, जैसे मैं दिल्ली विल्ली में बात होती थी, मैंने कहा यार वहाँ पे यार वो बेचारों के वो बच्चे अनाथ हो गए यार। हाँ गलत है, पर क्या करें, अब वो भी तो इन्होंने ऐसे कहा। हैं। अब वो क्या है, एक्शन का रिएक्शन है, ये है वो है। कांग्रेस के टाइम पे भी देखो क्या हुआ था सिखों के साथ, ये वो। यार मैं पूरा इतिहास डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ, मैंने हमारी एक बात एक पर्टिकुलर घटना पे चली। तुम ये बताओ कि घटना गलत है कि सही है। अगर गलत है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे डालोगे? आप गलत तो बोल रहे हो हल्की आवाज में। मेरी एक बार गुजरात दंगों को लेके एक से बात हो रही थी दिल्ली में, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार
वो एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले का इंटरव्यू मैंने देखा था कहीं, कि उसने बोला कि कुछ तो ऐसी लाशें मैंने दफनाई हैं जब मतलब बच्चे की अभी नाभि भी नहीं कटी है, मतलब गर्भवती माँ के वो। अगर यार मतलब सोचो इंसानियत कहाँ चली गई। तो वो बंदे के चेहरे पे शिकन नहीं आई ये घटना सुन के। मैंने कहा अच्छा वो एक दिन मालूम क्या बोला मेरे को, कह रहा यार पता नहीं गवर्नमेंट क्या करती है यार, इतने परमाणु बम बना रखे, सीधा एक दो परमाणु बम डाले पाकिस्तान पे काम खत्म। मैंने कहा आपका बच्चा कल स्कूल गया था, कह रहा हाँ, मैं कल भी जाएगा। मैंने कहा सेम ऐसे ही किसी का बच्चा पाकिस्तान में है और वो भी सुबह स्कूल जाएगा, किसी का बच्चा आज पैदा हुआ होगा, किसी का बच्चा आज पहले दिन स्कूल गया होगा, वहाँ पर भी हमारे आपके जैसे लोग रहते हैं, उनके भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं, बच्चा पढ़े, डिग्री ले, विदेश जाए, नौकरी करे, घर चलाए। उनका बच्चा आज वो खुश है कि हमारा बच्चा आज पहली बार चला है, हमारा बच्चा आज स्कूल जाएगा। और आप कह रहे हो कि अचानक उनके ऊपर आके बम गिरे और वो लोग तड़प तड़प के मर जाए, क्या आप ऐसा चाहोगे? नहीं यार, पर फिर उनको भी तो सोचना चाहिए। मैंने कहा वो पब्लिक के हाथ में नहीं है ना, गवर्नमेंट की नीति खराब है, वहाँ पर आर्मी की नीति खराब है, वो चीज़ अलग अलग है। चीज है ना, उसको वो तो समझना। विरोध चलते रहेंगे। ध्यान से देखोगे तो हम भी कहीं ना कहीं हमने भी कुछ किया ही होगा, उन्होंने भी कुछ किया होगा, ये तो चलता रहेगा। पर हम वहाँ पर ये कैसे दुआ कर सकते हैं कि वहाँ पर एक परिवार है जो अपना बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, आदमी काम पे जा रहा है और हम कह रहे हैं कि वो मर जाए। ऐसा फिर वो भी तो सोच सकते हैं, वो भी हमारे साथ कर जो सकते। भी सोचता है, मैं कह रहा हूँ हाँ। वो सोचे नहीं सोचे वो उनका काम है, हम क्या सोच रहे हैं। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना कि आग के बदले आग, तो फिर सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। यही तो गांधी जी ने बोला था। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैं आप किसी भी मतलब अनजान आदमी के भी मरने की दुआ कैसे कर सकते हो? सही बात फिर है। काहे के आप धार्मिक हो, फिर काहे के आप इंसान हो? बिना वजह तो जानवर भी किसी दूसरे जानवर के मरने के बारे में या मारने की कोशिश नहीं करता है, जब तक उसको खुद का कोई स्वार्थ ना हो। आप तो बस बैठे बैठे यार बम गिरा दो, बहुत पेट डायलॉग है, अरे पाकिस्तान में बम गिरा के खत्म करो कलेश। मेरे को एक गुरुजी एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे, तो बहुत धार्मिक और बहुत वो। एक दिन क्लास में आर्ग्यूमेंट हो गई मेरी उनसे किसी बात को लेकर। तो उन्होंने बोला कि ये ना जितने भी नक्सली है ना, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आर्मी भेजनी चाहिए और सबको लाके एक चौराहे पे और उड़ा दो, उड़ा दो। भून दो, खत्म करो एक ही बार में, सारे नक्सली खत्म करो। हम्म। मैंने कहा जब सारे नक्सली खत्म हो जाएंगे तो हाँ। क्या उसके बाद नक्सली बनेंगे नहीं? मतलब नक्सली कोई प्रजाति है प्रजाति है। कि डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी? नक्सली मेरे आपकी तरह एक एक इंसान है, सोच जिसको है वो। इंसान थे वो नक्सली में कन्वर्ट होते। नक्सली एक सोच है जो परिस्थिति बनाती है। आप कह रहे हो हम परिस्थिति को तो बदलेंगे नहीं, सारे नक्सली को इकट्ठा करके मार डालो, उससे क्या होगा? फिर अगली पीढ़ी और खतरनाक पैदा होगी। और मैंने कहा यार मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीखने आया था आपसे, आप और क्रूरता आप सिखा इस रहे तरह की सोच लेके बैठे हो। एक बार उन्होंने बोला नहीं, धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी का मर्डर मारना भी पड़ जाए ना तो वो जायज होता है। मैंने कहा यार मैंने उनको बोला क्लास में, मैंने कहा मैं ना हमेशा ये सोचता था कि यार कोई आदमी क्या बातें करता होगा हो। कि उसके जो चेले हैं, जो उसके अनुयायी हैं, वो बंदूक उठाते थे और जाके भीड़ में गोलियां चला देते हैं, या अपने शरीर पे बम बांध करके जा करके फट जाते होंगे। मैंने कहा यार ऐसे आदमियों से एक बार तो मिलना चाहिए, क्या क्या कहते होंगे। और मैंने कहा यार आज आपकी बात सुन के मुझे लगता है कि यार मैं काफी हद तक ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ। तो आप भी ये कह रहे हो कि अगर धर्म की रक्षा के लिए किसी का मर्डर करना पड़ जाए तो यही जायज तो है। वो बात है। यही तो वो लोग कह कह के बम बना बना के इंसान हम्म। को भेज रहे हैं। अब हम में उनमें क्या फर्क रह जाएगा? सही बात है। चक्कर क्या है ना, ये कोई भी आदमी वो नहीं बात कर रहा जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसको बढ़िया तनख्वाह आ रही है, अपनी नौकरी लगी हुई है, बैठ के तो वो आदमी भाषण दे रहा है। उसको बोलो कि अपनी एक वक्त की रोटी कम करके ये बात बोले। एक दिन की छुट्टी के लिए धर्म की जाओ रक्षा जरा। के लिए जरा महीने भर की अपनी तनख्वाह दान कर दे, हम्म। सब दिमाग से हवा हो जाएगा। ये तो कंफर्टेबल जोन में बैठ के मुंह हिला दिया। अरे एक फौजी की बेटी ने लिखा था, उसके फादर की ना लड़ाई में डेथ हो गई, पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई वड़ाई हुई, छोटी मोटी होती रहती है किसी उसमें, तो डेथ हो गई, तो शहीद हो गए जी उसके पिताजी। तो उसने लिखा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिता को युद्ध ने मारा। कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात बात, बोली सही उसने। बात है। वो भाई साहब लोगों ने उसके खिलाफ उतर आए। ये अरे बात सही है, पाकिस्तान ने थोड़ी मारा है, पाकिस्तान का कोई वो थोड़ी आम आदमी आके मार हाँ। रहा है, या पाकिस्तान के लोग दुआ कर रहे हैं कि मार दो मार दो मार दो।
जितने भी लोग आज तक पाकिस्तान गए हैं इंडिया से, जो सेलिब्रिटीज हैं या जो भी करने गए, जो कट्टर देशभक्त है, सबने आके बोला है कि वहाँ की आवाम इंडिया के लोगों को बहुत पसंद करती है। जावेद अख्तर ने बोला, अडवाणी ने बोला, पर जिसने भी बोला उसके अगेंस्ट उसकी रेल बना दी यहाँ पर। सिद्धू ने बोला सिद्धू इमरान ने, खान के लिए, हाँ अडवाणी जी ने बोला, ये क्या नाम है, जावेद अख्तर अभी ओके, वो बोला कि यार वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे हमें पलकों पे बिठाते हैं और खूब इंडिया की मतलब बड़ी। और मैं खुद पर्सनली जो 5-7 पाकिस्तानियों से मिला हूँ नेपाल में, श्रीलंका में, और अभी तो मैं मलेशिया में मिला हूँ कई पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से, तो वो मतलब उनके ना चेहरे पे मुस्कुराहट एक आ जाती, पॉजिटिविटी आई थी। अच्छा आप इंडिया से हो, मतलब इंडिया से हो, मतलब कि ये तो हमारा भाई बंधु है। जैसे पुराने हाँ कोई पीढ़ी का हाँ, बंदा मिल कि हम जाए। तो बाहर हाँ किसी देश में है, ये तो इंडिया वाला है हमारे साथ। हाँ अरे अभी मैं कल वीडियो वीडियो देख रहा था कोई वीजा वगैरह के चक्कर में, तो उसमें एक पाकिस्तानी इंडियन को अपने वीडियो में लेके वीडियो बना रहा है। अच्छा आप बताओ जरा हमारे पाकिस्तानी भाइयों को और इंडियन भाइयों को भी कैसे वीजा आप यहाँ पे आए, वो प्रोसेस, मतलब वीडियो वीजा का वीडियो था। ये बाहर मतलब इतना मिलजुल के, दुबई वगैरह में, गल्फ में, सब लोग मिलजुल के साथ में खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं एक जगह पे ही। और दिवाली पर वो उनको गिफ्ट देंगे, खाना वगैरह देंगे, वो ईद ईद पे। पर बुलाते हैं। मैं जितने भी पाकिस्तानी से मिला ना, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि मैं इंडिया से हूँ, उनके चेहरे पे ना बड़ी मुस्कुराहट आती है, और मतलब बड़ा वो आ जाता है कि अरे यार इंडिया से है ये, तो अपने इंडिया से है ये। पर हमें लगता है कि यार पता नहीं वहाँ पे तो हर आदमी बम बना घूम रहा है, इंडियंस को गालियां दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। वो याद है एक पाकिस्तानी का मैंने इंटरव्यू लेके डाला था, लोगों ने, मेरे ही जानकार लोगों ने बुला रहे हैं ये बेवकूफ़ बना रहा है ये। अरे यार आप उसकी इस बात की तो तारीफ करो, अगला भाईचारे की बात कर रहा है, कम से कम इसकी तो बात करो। वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता तो चलो समझ में आता है कि आप उसके खिलाफ जा रहे हो, मतलब बायस हो चुके हैं, क्लियर है कि जो मतलब हम जो हैं बस वही ठीक है। कैसे सुधरोगे यार? अगर वहाँ भाईचारा नहीं होता तो हमारे जो हाँ प्रधानमंत्री है वो गए वहाँ पे बर्थडे पे, वहाँ के प्रधानमंत्री के बर्थडे पे गए, बिरयानी खाई, बर्थडे विश किया, कुछ पॉजिटिव माहौल देखा होगा तभी तो गए तभी होंगे। तो गए, सही बात है। अडवाणी जी गए वहाँ पे, आकर के उनको बड़ा, उनका तो करियर ही खत्म हो गया कि वहाँ पे जिन्ना की तारीफ कर दी। अरे सिद्धू ने बोला, जावेद अख्तर, ये और ये तो जितने भी लोग गए। पॉलिटिक लेवल है, जिस लेवल पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर आम आदमी क्या दिक्कत यार वहाँ करेगा। के कितने फिल्म स्टार, कितने एक्टर यहाँ पर और आके काम, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, सिटीजनशिप, अदनान सामी को सिटीजनशिप ले ली यहाँ की। एक दो मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखे हैं, तो उसमें मैंने एक दो करेक्टर वो देखे जो इंडियन मूवीज में आते हैं। अरे अब तो कई पंजाबी फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर भी काम करते हैं, पर वो फिल्में शूट होती हैं विदेशों में। बाहर। मतलब इंडियन मूवी है, पंजाबी मूवी है, उसे पाकिस्तानी एक्टर ले रखे क्योंकि एक्टर अच्छा है, हम्म। पर वो शूट करिए वहाँ, इंडिया में शूट ही नहीं कर सकते आप, भीड़ आ जाएगी। किसी ने अपने वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात दिखाई थी कि भीड़ सामने खड़ी होगी, भीड़ सामने खड़ी होगी डंडे वंडे लेके, काली शाही लेके, क्योंकि सहन शक्ति खत्म होगी ना। और मैंने ये सोच रखा है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो उसमें जो पहले 5 लोग होंगे, हम्म। लीडर, हम्म। जो पहले 5 लीडर होंगे जो भीड़ को ऑर्गेनाइज करेंगे या भीड़ को लीड कर रहे होंगे, बाकी सबको तो छोड़ दूंगा चाहे वो जो मर्जी करे मेरे साथ, पहले 5 आदमियों को चाहे मेरे को अपनी जिंदगी का जितना मर्जी पैसा खर्च करना पड़ जाए, एनर्जी, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ, वो 5 आदमियों को नहीं छोड़ूंगा मैं, वो जो भी पहले 5 होंगे। भाई उसके बाद ये मामला सुलटेगा, जो भी सुलटेगा, उनको लगेगा हम तो आ गए जी सुरक्षित है। सिर्फ उन 4-5 लोगों को, चाहे उन्हीं की पार्टी या उन्हीं की गवर्नमेंट या उन्हीं को मुझे पैसा देना पड़ जाए कि इन 5 का करियर खत्म करना है, पहले 5 को लपेटे में लूंगा मैं, जो भीड़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, उकसाते हैं। दंगा क्यों नहीं रुकता मालूम है? गवर्नमेंट को भीड़ को नहीं कंट्रोल करना चाहिए, भीड़ को तो चलो कर ही रहे हो आप, पुलिस बल कर ही रही है। सबसे पहले टॉप के 4-5 लीडर जो लीड कर रहे हैं उस भीड़ को, किसी भी तरफ के हो, उनको बुला लो। को तेरा सारा मामले, कितनी देर लगती है, किसके ऊपर कौन कौन सी एफआईआर है, कौन कौन से हाँ केस है, कहना अगर तू चुपचाप यहाँ से इनको लेके नहीं गया तो अभी तो तू बन ले जितना मर्जी, अपने आप को धार्मिक बन ले, देशभक्त बन ले, कुछ भी कर ले, तेरे सारे केस खुलेंगे और तू बेल करवाते करवाते थक जाएगा, तेरी बेल नहीं होने देंगे। वो आदमी तुरंत भगलेगा, वो कहेगा यार ये भीड़ के चक्कर में या नजदीकी फायदे के लिए मुझे आगे, क्योंकि ये तो कलेश नहीं पड़ जाएगा, कोर्ट केस चलते हैं सालों साल। पर वो भीड़ को नहीं, अभी क्या होता है, नेता भाषण देके भीड़ को उकसाते हैं और गिरफ्तारी दे देते हैं, हम्म। खुद तो गिरफ्तारी दे करके किसी अंदर जेल में। स्टेडियम में 8 घंटे बाद शाम को छोड़ दिया जाता है, भीड़ वहां पे मर रही है, कट रही है, जेलों में उन्हें जा रही है, मालूम भी नहीं होता। लाठियां खा रही है डंडे में। एक बार मेरे ताऊ ताई का झगड़ा हुआ, ताई महिला आयोग वालों को बुला लें,
अब महिला आयोग वालों को से आपने एक बार मदद ले ली तो वो आई घर पे ताई की तरफ से खूब वो औरतें इकट्ठी होके आई, वो बड़ी बड़ी बिंदी लगा के, और वो खूब उन्होंने दबाव बनाया, चलो जी कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है जी। अब आपने जब महिला आयोग की मदद करी तो उनको वो आपको उनको फिर हेल्प करनी पड़ती है, उनके साथ जाना पड़ता है, उनको भीड़ की जरूरत होती है। उन भीड़ में भी जितनी औरतें आई होंगी वो होंगी जिन्होंने कभी उनकी मदद ली होगी। एक दिन महिला आयोग का कोई वो था विरोध प्रदर्शन, उन्होंने ताई को फोन किया, ताई भी चली गई, अब मना कैसे करें, चले गई जी। जो लीडर थी, जो आगे की टॉप लीडर थी, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ताई जी आई, उनका ये कलाई सूज रही है जी, पुलिस ने लाठी चार्ज करा लग गई एक लाठी। कभी सुना है कि महिला आयोग की जो मेन लीडर है वो पिट रहे हैं, या कोई कोई भी लीडर मजदूर संघ का कोई नेता है वो पिट रहा है? नहीं, वो केवल भीड़ को ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्डर देता है, दिशा बताता है। उसको कंट्रोल कर लिया, भीड़ भीड़ कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर कभी अपने साथ ऐसा हुआ ना, तो वो जो टॉप के जो 3 लोग 5 लोग जो भी होंगे, जो सबसे आगे होंगे, उनसे चाहे पूरी जिंदगी लग जाए बदला लेने में, उनको नहीं, उनको सबक सिखा के रहूंगा। बाकी भीड़ में चाहे 100 लोग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो उनकी वजह से आए ना। उनमें अकल होती तो वो आते ही नहीं, जिनमें अकल है उनको पकड़ो ना। चलो यार,